पेरिस की एक शांत प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक मखमल से ढके एक डिब्बे से बालों का एक तिनका सावधानीपूर्वक निकालता है। यह कोई साधारण बाल नहीं है। इस पर नेपोलियन बोनापार्ट के हस्ताक्षर हैं, जो उन्होंने लूव्र संग्रहालय के पहले निदेशक विवेंट डेनॉन को लिखे एक पत्र में किए थे। ये बाल 2 शताब्दियों से अधिक समय से विवेंट डेनॉन अवशेष पात्र में संरक्षित हैं। इतिहास के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रौद्योगिकी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ्रांसीसी आनुवंशिकीविद डॉक्टर गेरार्ड लुकोट ने नेपोलियन की दाढ़ी के बालों के रोमछिद्रों से डीएनए निकाला। उन्होंने 109 वाई क्रोमोसोम मार्करों का परीक्षण किया। परिणाम 3 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से प्राप्त हुए। तीनों ने 100% निश्चितता के साथ एक ही निष्कर्ष की पुष्टि की। नेपोलियन बोनापार्ट हैप्लोग्रुप E1B1B1C1 से संबंधित थे, जिसे EM34 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप आनुवंशिकी विशेषज्ञ नहीं हैं तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं। यह आनुवंशिक पहचान यूरोप में उत्पन्न नहीं हुई। यह 7000 साल पहले पूर्वी भूमध्य सागरीय तट पर मिस्र और तुर्की के बीच कहीं उभरी थी। आज यह हैप्लोग्रुप इजराइल, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सबसे आम है। लगभग 10% सेफर्डिक और अश्केनाजी यहूदियों में यह सटीक मार्कर पाया जाता है। इस बारे में एक पल के लिए सोचिए। नेपोलियन, वह व्यक्ति जिसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, जिसने यूरोप के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त की और जिसे पेरिस में एक विशाल मकबरे में दफनाया गया है, के डीएनए में प्राचीन निकट पूर्व के अंश पाए जाते हैं। नेपोलियन का परिवार मूल रूप से इतालवी था। बोनापार्ट परिवार टस्कनी से आया था। वे 16वीं शताब्दी में कोर्सिका में बस गए। नेपोलियन का जन्म स्वयं 1769 में कोर्सिका में हुआ था, ठीक 1 वर्ष बाद जब फ्रांस ने जेनुआ गणराज्य से इस द्वीप को खरीदा था। तो हां, तकनीकी रूप से वह नागरिकता से फ्रांसीसी थे, पारिवारिक विरासत से इतालवी और जन्म स्थान से कोर्सिकावासी थे। लेकिन आनुवंशिक रूप से उनके पिता की वंशावली एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। यदि आप इतिहास के लुप्त रहस्यों और प्राचीन डीएनए से जुड़े रहस्यों में रुचि रखते हैं तो और भी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन इतिहास की किताबों में आपको यह बात कभी नहीं बताई गई। नेपोलियन के पूर्वज शायद इस रहस्य को जानते थे और उन्होंने एक उपनाम में छिपे सुराग छोड़े थे, जिसे इतिहासकारों ने सदियों तक नजरअंदाज किया। चलिए समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। नेपोलियन के जन्म से 11 पीढ़ियां पहले फ्रांसिस्को बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति था। उसकी मृत्यु लगभग 1540 में हुई थी। फ्रांसिस्को उत्तरी इटली के लिगुरिया में स्थित सरजाना शहर का एक भाड़े का सैनिक और घुड़सवार था। वह सेंट जॉर्ज बैंक की सेना के लिए लड़ा था, जो जेनोआ की एक शक्तिशाली वित्तीय और सैन्य संस्था थी। 1490 में मर फ्रांसिस्को को कोर्सिका में तैनात किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने स्थानीय महिला कैटेरिनाडा कैस्टेलेटो से विवाह किया। 1510 तक उन्होंने सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने और द्वीप पर स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। फ्रांसिस्को बोनापार्ट परिवार की कोर्सिका शाखा के संस्थापक बने। उनके बिना नेपोलियन का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया। फ्रांसिस्को का एक उपनाम था, उसे इल मोरो कहा जाता था। इतालवी में इसका अर्थ है मूरवादी, या सीधे शब्दों में कहें तो मूर। पुनर्जागरण काल के इटली में यह कोई सामान्य शब्द नहीं था। मूर शब्द विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीकी या मध्य पूर्वी विशेषताओं वाले लोगों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता था। कभी कभी यह गहरे रंग की त्वचा को दर्शाता था, कभी कभी यह भूमध्य सागर के पार के देशों से उनके दूर के मूल की ओर इशारा करता था। और दिसंबर 2011 में जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में प्रकाशित डॉक्टर लुकोट के शोध के अनुसार नेपोलियन को शायद इस बारे में जानकारी थी। लुकोट लिखते हैं, संभवतः नेपोलियन को अपने सुदूर पूर्वी पैतृक वंश के बारे में भी पता था, क्योंकि फ्रांसिस्को बोनापार्ट, जो 1490 में अजैकियो में जेनोआ गणराज्य के आदेशों के तहत एक भाड़े का सैनिक था, याको सर्जेन का मोरे उपनाम दिया गया था। फ्रांसिस्को ने कोर्सिकन समाज में विवाह किया।
उनके बच्चे हुए। उनका वंश 250 वर्षों से अधिक समय तक चला और अंत में इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक का जन्म हुआ। लेकिन उपनाम पारिवारिक अभिलेखों में दर्ज रहा, सरजाना का मूर। एक ऐसा नाम जो उनके पूर्वजों में छिपी किसी बात की ओर इशारा करता था। क्या यह महज एक आकस्मिक अपमान था, सैनिकों के बीच का एक मजाक, या फिर यह इस बात का सबूत था कि डीएनए परीक्षण के अस्तित्व में आने से सदियों पहले बोनापार्ट परिवार में मध्य पूर्वी खून मौजूद था? इसका उत्तर एक ऐसे आनुवंशिक चिह्न में निहित है जो यूरोप में कहीं और नहीं पाया जाता, सिवाय प्राचीन यात्रियों के एक बहुत ही विशिष्ट समूह के। नेपोलियन का हैप्लोग्रुप EM34 यूरोप में अत्यंत दुर्लभ है। कोर्सिका में, जहां उनका जन्म हुआ था, केवल 1.4% आबादी में यह पाया जाता है। दक्षिणी इटली में यह 2% है, सार्डिनिया में 4% और सिसिली में 7%। ये संख्याएं बहुत अधिक नहीं हैं। यह यूरोप में आम वंश नहीं था, तो यह वहां कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों ने 3 मुख्य सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। पहला सिद्धांत, फोनीशियन व्यापारी। 1200 से 300 ईसा पूर्व के बीच फोनीशियनों का भूमध्य सागरीय व्यापार पर प्रभुत्व था। वे वर्तमान लेबनान और सीरिया से समुद्री यात्रा करते थे और उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका और दक्षिणी स्पेन में उपनिवेश स्थापित करते थे। सिसिली के मोतिया में 2500 साल पुराने फोनीशियन कब्रों से प्राप्त प्राचीन डीएनए में EM35 वंश पाया गया है, जो नेपोलियन के EM34 का मूल हैप्लोग्रुप है। ये समुद्री व्यापारी थे जिन्होंने प्राचीन विश्व में वस्तुओं, विचारों और अपने डीएनए का आदान प्रदान किया। दूसरा सिद्धांत, यहूदी प्रवास। आनुवंशिकीविद सेमिनो ने 2004 के एक अध्ययन में EM34 को यहूदियों में संभावित इजरायली वंश का सबसे अच्छा उम्मीदवार बताया है। सेफोर्डिक और अश्केनाजी यहूदियों में से 10% से अधिक में यह मार्कर पाया जाता है। लीबियाई यहूदियों में यह 20% तक पहुंच जाता है। 19 ईस्वी में रोमन सम्राट टिबेरियस ने हजारों यहूदियों को सजा के तौर पर सार्डिनिया निर्वासित कर दिया था। बाद में 1492 में स्पेन ने अपनी पूरी यहूदी आबादी को निष्कासित कर दिया। कई सेफर्डिक यहूदी इटली भाग गए। क्या बोनापार्ट परिवार इनमें से किसी एक समूह से संबंधित हो सकता है? तीसरा सिद्धांत, प्राचीन लेवेंटाइन किसान। 7000 साल पहले नवपाषाण काल के दौरान निकट पूर्व से कृषि समुदाय यूरोप में फैल गए। वे अपने साथ फसलें, नरम पशुधन और जीवन शैली के नए तरीके लेकर आए। वे अपना डीएनए भी साथ लाए। EM34 संभवतः इन्हीं प्रारंभिक किसानों के साथ इटली पहुंचा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वैज्ञानिकों ने सबसे हाल के साझा पूर्वज का समय TMRCA नामक एक गणना की। EM34 जीन के यहूदी वाहकों के लिए साझा पूर्वज लगभग 3375 वर्ष पहले रहते थे। यह उन्हें बाइबल के कुलपतियों के युग में रखता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइल के प्राचीन पुरोहित वर्ग। क्या फ्रांस के सम्राट का संबंध यरूशलेम के प्राचीन पुजारियों से हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों को नेपोलियन के जीवित रिश्तेदारों का परीक्षण करना पड़ा और उन्हें जो मिला उसने असंभव को ही साबित कर दिया। चार्ल्स नेपोलियन का जन्म 1950 में हुआ था। वे नेपोलियन के सबसे छोटे भाई जेरोम बोनापार्ट के परपोते हैं। वंश की अटूट परंपरा के अनुसार चार्ल्स सम्राट के प्रत्यक्ष वंशज हैं। 2011 में आइडेनिया संस्थान ने उनसे संपर्क किया। वे उनके डीएनए का परीक्षण करना चाहते थे। चार्ल्स सहमत हो गए। वैज्ञानिकों ने उनके आनुवंशिक कोड से 37 वाई क्रोमोसोम मार्करों का विश्लेषण किया। ये मार्कर केवल पिता की वंशावली में ही पाए जाते हैं, दादा से पिता और फिर पुत्र तक, पीढ़ियों तक अटूट रूप से। परिणाम आ गए, बिल्कुल सटीक मिलान। चार्ल्स नेपोलियन का हैप्लोग्रुप नेपोलियन प्रथम के हैप्लोग्रुप E1, P1, PB1, C1 के समान ही है। लेकिन वैज्ञानिक यहीं नहीं रुके। उन्होंने परीक्षण दोबारा किया और फिर से 3 अलग अलग प्रयोगशालाओं ने नेपोलियन के संरक्षित बालों के नमूनों से डीएनए का विश्लेषण किया।
तीनों ने 109 वाई क्रोमोसोम मार्करों का उपयोग किया, जो उपलब्ध सबसे व्यापक परीक्षण है। तीनों ने एक जैसे परिणाम दिए, वही YSTR हैप्लोटाइप, वही आनुवंशिक पहचान, 100% निश्चित। नेपोलियन बोनापार्ट और उनके जीवित वंशज का संबंध एक ही प्राचीन मध्य पूर्वी वंश से है। यह सिर्फ नेपोलियन की बात नहीं थी, पूरे बोनापार्ट राजवंश ने इसे आगे बढ़ाया। नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन द्वितीय, उनका पुत्र जिसे रोम का राजा कहा जाता था, नेपोलियन तृतीय, जिसने 1852 से 1870 तक फ्रांस पर शासन किया, जोसेफ बोनापार्ट जो स्पेन का राजा बना, लुसियन लुई रोम, इस वंश का हर पुरुष सदस्य। लेकिन अगर यूरोप में यह वंश इतना दुर्लभ है तो यह कहां से आया? इस खोज ने वैज्ञानिकों को 3000 साल पहले की एक भूली हुई भूमि और एक ऐसी सभ्यता तक पहुंचाया जिसने साम्राज्य नहीं बल्कि जहाज बनाए थे। अपनी आंखें बंद करें और 800 ईसा पूर्व के भूमध्य सागर की कल्पना करें। फोनीशियन जहाज लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके ढांचे बैंगनी रंग, देवदार की लकड़ी, कांच और चांदी से लदे हुए थे। ये व्यापारी केवल सामान ही नहीं ढोते थे बल्कि लोगों को भी ढोते थे। वे DNA का परिवहन करते थे। पुरातत्वविदों ने भूमध्य सागर के विभिन्न हिस्सों में फोनीशियन दफन स्थलों की खुदाई की है। सिसिली के मोतिया में, ट्यूनीशिया के कार्थिज में और सार्डिनिया में। और जब आनुवंशिकीविदों ने प्राचीन हड्डियों का विश्लेषण किया तो उन्हें एक उल्लेखनीय बात पता चली। नेपोलियन के EM34 के मूल वंश EM35 हैप्लोसमूह बार बार पाए गए। फोनीशियनों ने उन सभी जगहों पर उपनिवेश स्थापित किए जहां वे व्यापार करते थे, और आनुवंशिक प्रमाण उनके व्यापार मार्गों का सटीक मानचित्र की तरह अनुसरण करते हैं। स्पेन के गैलिसिया में 10% EM34, सिसिली में 6.6%, सार्डिनिया में प्राचीन फोनीशियन बंदरगाहों के पास केंद्रित क्षेत्र DNA व्यापार मार्गों से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन एक और संभावना भी है। 1492 में स्पेन ने अल्हाम्ब्रा फरमान जारी किया। स्पेन में रहने वाले प्रत्येक यहूदी को कैथोलिक धर्म अपनाने या देश छोड़ने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था। लाखों लोग भाग गए। कई इटली चले गए, कई सिसिली, सार्डिनिया और इटली की मुख्य भूमि में बस गए। ये सेफर्डिक यहूदी थे और उनमें से 10% या उससे अधिक की दर से EM34 राइफलें रखते थे। इससे भी पहले 19 ईस्वी में रोमन सम्राट टिबेरियस ने 4000 यहूदियों को उपद्रवी बताकर सार्डिनिया निर्वासित कर दिया था। उन्होंने वहां समुदाय बसाए। वे जीवित रहे। उनके वंशज इतालवी द्वीपों में फैल गए। तो कौन सा सिद्धांत सही है? फोनीशियन व्यापारी, यहूदी निर्वासित, प्राचीन किसान? इसका उत्तर सरल होना चाहिए। भूमध्य सागर में E-M34 के वितरण को देखें। पता लगाएं कि यह सबसे अधिक कहां पाया जाता है। इसका मूल स्रोत खोजें। लेकिन हर सिद्धांत में कोई ना कोई कमी होती है, एक ऐसी कमी जिसे वैज्ञानिक नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेपोलियन की विशिष्ट आनुवंशिक शाखा Y58897 वंश भूमध्य सागर के पार नहीं फैली। यह इटली के एक छोटे से कोने में 1000 वर्षों तक छिपी रही। आनुवंशिकीविदों ने जो खोजा वह यह था, जब उन्होंने नेपोलियन के Y क्रोमोसोम से मेल खाने वाले DNA की खोज के लिए वैश्विक DNA डेटाबेस खंगाले, तो उन्हें एक विचित्र बात पता चली। उनके लगभग सभी करीबी आनुवंशिक संबंधी, वे लोग जिनका पिछले 1000 वर्षों में एक ही पूर्वज रहा हो, एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। मास्साला स्पेजिया क्षेत्र, उत्तरी टस्कनी और दक्षिणी लिगुरिया, ठीक वही क्षेत्र जहां से 1490 के दशक में फ्रांसिस्को एल मोरो बोनापार्ट आए थे। भूमध्य सागर में बिखरे हुए नहीं, लेबनान, इजराइल या उत्तरी अफ्रीका में भी नहीं, जहां आज EM34 सबसे आम है, यहां तक कि इटली में भी नहीं। बस एक छोटा सा इलाका, एक भौगोलिक जाल। इसका अर्थ यह है कि बोनापार्ट वंश व्यापक फोनीशियन प्रवास के साथ नहीं आया था। यह 1492 के यहूदी निर्वासन के साथ भी नहीं आया था। यह अलग थलग रहा, एक ही स्थान पर स्थिर रहा, एक एकल वंश जिसने किसी तरह उत्तरी इटली के पहाड़ों में हजारों वर्षों तक मध्य पूर्वी
आनुवंशिक पहचान को संरक्षित रखा। डॉक्टर लुकोट के शोध से पता चलता है कि वह साझा पूर्वज, वह व्यक्ति जो सबसे पहले इस डीएनए को इटली ले गया था, 3000 साल पहले अनातोलिया, आधुनिक तुर्की में रहता था। किसी तरह उसके वंशजों में से एक ने पश्चिम की यात्रा की और फैलने के बजाय परिवार वहीं बसा रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं घाटियों में, उन्हीं कस्बों में। इसकी तुलना EM34 के अन्य वाहकों से करें। तुर्की में 5% पुरुषों में यह पाया जाता है, इथियोपियाई यहूदियों में 14%, यमन में 8%। लेकिन नेपोलियन की विशिष्ट शाखा यह वैश्विक डेटाबेस में लगभग न के बराबर मौजूद है। यह अब तक पहचानी गई सबसे दुर्लभ Y क्रोमोसोम वंशों में से एक है। तो आखिर कैसे एक प्राचीन मध्य पूर्वी वंश 1000 साल तक इटली के एक कोने में फंसा रह गया? इसका उत्तर एक भूले हुए व्यापार मार्ग में और व्यापारियों के एक समूह में निहित है, जो मसालों से कहीं अधिक कीमती चीज लेकर लेवांत से रवाना हुए थे। लेकिन नेपोलियन की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उसके डीएनए के दूसरे हिस्से को देखना होगा, वह हिस्सा जो उसे उसकी मां से मिला था। लेटिजिया रामोलिनो का जन्म 1750 में कोर्सिका में हुआ था, लेकिन उनका परिवार उत्तर पश्चिमी इटली के लिगुरिया से आया था। वह सुंदर, दृढ़ निश्चयी और अशिक्षित थी। वह इतालवी और कोर्सिकन भाषाएं बोलती थीं। उन्होंने कभी फ्रेंच नहीं सीखी, एक शब्द भी नहीं। यहां तक कि जब उनके बेटे फ्रांस के सम्राट बने और जब उन्हें आधिकारिक उपाधि महामहिम सम्राट की माता दी गई, तब भी उन्होंने उस राष्ट्र की भाषा बोलने से इनकार कर दिया जिसने उनके परिवार को निर्वासित किया था। जब वैज्ञानिकों ने लेटिजिया के संरक्षित बालों से डीएनए का परीक्षण किया तो उन्हें नेपोलियन के पैतृक वंश की तरह ही एक दुर्लभ चीज मिली। उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक उत्परिवर्तन, वह आनुवंशिक कोड जो मां से बच्चे में जाता है। इस उत्परिवर्तन को एक 6184C2T कहा जाता है। यह आनुवंशिक अनुक्रम में केवल एक अक्षर को बदलता है, बस एक छोटा सा बदलाव। यह कितना दुर्लभ है? 37,000 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नमूनों के डेटाबेस में यह उत्परिवर्तन ठीक 3 बार पाया गया, यानी इसकी आवृत्ति 0.00008% है। इन 3 नमूनों में से एक क्रेते से था, 2 इटली से थे। तीनों ही हैप्लोग्रुप H से संबंधित थे, जो एक सामान्य यूरोपीय वंश है। लेकिन एक 6184C2T वेरिएंट, यह तो लगभग अनसुना है। यही उत्परिवर्तन लेटिजिया, नेपोलियन और उनकी सबसे छोटी बहन कैरोलिन में भी पाया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह मातृवंश के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। इस प्रकार नेपोलियन में 2 बेहद दुर्लभ आनुवंशिक लक्षण थे। एक अपने पिता से मध्य पूर्वी Y डीएनए, जो 2% से भी कम इटालियनों में पाया जाता है। दूसरा अपनी माता से माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन, जो 0.00008% यूरोपीय लोगों में पाया जाता है, लेकिन आनुवंशिकता पहचान नहीं है। नेपोलियन का पालन पोषण कोर्सिकन और इतालवी भाषाएं बोलते हुए हुआ। उन्होंने 9 साल की उम्र तक फ्रेंच नहीं सीखी थी, जब उनके परिवार ने उन्हें मुख्य भूमि पर सैन्य विद्यालय में भेज दिया। तब भी वे फ्रेंच को गाढ़े कोर्सिकन लहजे में बोलते थे। उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाते थे। वे उन्हें गरीब कहते थे, वे उन्हें विदेशी कहते थे, वे उन्हें छोटा कहते थे। अपने जीवन के पहले 24 वर्षों तक नेपोलियन ने खुद को कोर्सिकन माना, फ्रांसीसी नहीं, इतालवी नहीं, बल्कि कोर्सिकन। उन्होंने अपने नाम पर इतालवी शैली में नेपोलियन डी बोनापार्ट हस्ताक्षर किए। वे पास्क्वाले पाउली को अपना आदर्श मानते थे, जो कोर्सिकन स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी माता लेटिजिया 1836 में अपनी मृत्यु तक सांस्कृतिक रूप से इतालवी बनी रहीं। उन्होंने अपने बेटे के सम्राट बनने का दौर देखा। उन्होंने उसके पतन, उसके निर्वासन और मृत्यु को भी देखा, और उन्होंने कभी भी फ्रेंच नहीं बोली। तो नेपोलियन, जो एक फ्रांसीसी था, आनुवंशिक रूप से मध्य पूर्वी, सांस्कृतिक रूप से इतालवी कोर्सिकन और राजनीतिक रूप से फ्रांसीसी था। 3 अलग अलग पहचाने, 3 अलग अलग सत्य,
लेकिन उसने कौन सा विकल्प चुना, सच्चाई उन्हीं के शब्दों में लिखी है, और उस क्रांति में जिसमें वे बाल बाल चूक गए थे। युवावस्था में नेपोलियन फ्रांस से घृणा करता था। वह एक कट्टर कोर्सिकन राष्ट्रवादी था। वह कोर्सिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी पास्क्वाले पाउली का प्रशंसक था। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट संक्षिप्त कोर्सिकन गणराज्य के दौरान पाउली के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेपोलियन ने एक बार लिखा था, कोर्सिका में मुझे जीवन मिला और उस जीवन के साथ ही मुझे अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मातृभूमि के लिए तीव्र प्रेम और उसकी स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा भी मिली। मैं भी एक दिन पाउली बनूंगा। उनका इरादा पक्का था। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति भड़की, नेपोलियन 20 वर्ष के थे। वे फ्रांस में रह सकते थे। वे पतनशील राजशाही के अवसरों का लाभ उठा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने फ्रांसीसी सेना से छुट्टी ली और वापस कोर्सिका चले गए। वे स्थानीय जैकोबिन आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कोर्सिका की सेना में कर्नल बनने का प्रयास किया। वह कोर्सिका के लिए लड़ना चाहता था, फ्रांस के लिए नहीं। लेकिन पाउली के अनुयायियों को उस पर भरोसा नहीं था। नेपोलियन के पिता ने 1769 में फ्रांसीसी आक्रमण के बाद पाला बदल लिया था। उन्होंने फ्रांसीसी कमांडरों के साथ भोजन किया था और कब्जा करने वालों के साथ सहयोग किया था। पाउली के अनुयायी बोनापार्ट परिवार को गद्दार मानते थे। दलबदलू 1793 में नेपोलियन ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने राजशाही सेना से अजासियों के गढ़ पर कब्जा करने की कोशिश की। यह मिशन विफल रहा। कोर्सिकन विधानसभा ने उसकी निंदा की और जून 1793 में पाउली की सेनाओं ने आधिकारिक तौर पर पूरे बोनापार्ट परिवार को द्वीप से निर्वासित कर दिया। नेपोलियन अपनी मां, अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ मुख्य भूमि फ्रांस भाग गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस वही कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे, और उसी क्षण कुछ बदल गया। नेपोलियन ने अपनी कोर्सिकन पहचान त्याग दी। उन्होंने अपना नाम नेपोलियन डी बोनापार्ट लिखना बंद कर दिया। उन्होंने इसे फ्रांसीसी रूप दे दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में खुद को झोंक दिया। वे 24 वर्ष की आयु में सेनापति बने, 30 वर्ष की आयु में कॉन्सुल और 35 वर्ष की आयु में सम्राट। जिस व्यक्ति ने कभी कोर्सिका को फ्रांस से मुक्त कराने का सपना देखा था, वही व्यक्ति स्वयं फ्रांस बन गया। लेकिन क्या नेपोलियन की आनुवंशिक रूप से बाहरी होने की स्थिति ने उसकी निर्मम महत्वाकांक्षा को जन्म दिया? क्या यह ज्ञान कि वह वास्तव में किसी से संबंधित नहीं था, न पूरी तरह से फ्रांसीसी, न पूरी तरह से इतालवी, न पूरी तरह से कोर्सिकन, ने उसे एक महाद्वीप को जीतने के लिए प्रेरित किया? वैज्ञानिकों का अब मानना है कि उनके डीएनए में ही जवाब छिपा हो सकता है, न सिर्फ उनके वंश का बल्कि उनके भाग्य का भी। आजकल आप डीएनए टेस्ट करवाकर अपने नतीजों की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से कर सकते हैं। आईजेनिया, माई हेरिटेज और फैमिली ट्री डीएनए जैसी कंपनियां यह सेवा प्रदान करती हैं। अपना आनुवंशिक डेटा अपलोड करें और सिस्टम आपको बता देगा कि क्या आप सम्राट के साथ कुछ समानताएं रखते हैं। 2010 से आईजीनिया नेपोलियन डीएनए प्रोजेक्ट ने बोनापार्ट वंश का दावा करने वाले 47 से अधिक पुरुषों का परीक्षण किया है। कुछ दावे वैध साबित हुए हैं, जबकि अन्य मिथक साबित हुए हैं। डीएनए झूठ नहीं बोलता। पुष्ट वंशजों में नेपोलियन के पोलिश प्रेमिका मैरी वालेव्स्का से जन्मे नाजायज पुत्र काउंट अलेक्जेंडर कोलोना वालेव्स्की का वंश शामिल है। नेपोलियन के भाई लुसियन बोनापार्ट के वंशज, जिनमें क्लोविस परिवार भी शामिल है, और 1986 में जन्मे जीन क्रिस्टोफ प्रिंस नेपोलियन नाउ भी वंशज हैं। वे अपने दादा की वसीयत में नियुक्त बोनापार्ट वंश के वर्तमान उत्तराधिकारी हैं। इन सभी में EM34 हैप्लोग्रुप पाया जाता है। ये सभी एक ही मध्य पूर्वी वंश के हैं, लेकिन यहीं से मामला अजीब हो जाता है। नेपोलियन के बालों की बहुत सारी लटें हैं, बहुत ज्यादा। यूरोप भर के संग्रहालय दावा करते हैं कि उनके पास सेंट हेलेना में निर्वासन के दौरान या 1821 में उनकी मृत्यु के बाद एकत्र किए गए बालों के गुच्छे हैं, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि उनमें से कई नकली हैं।
अब EM34 मार्कर और दुर्लभ 16184C 2T माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन का उपयोग करके आनुवंशिकीविद इन अवशेषों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं। एक साधारण DNA परीक्षण से असली और नकली के बीच अंतर किया जा सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा विवाद, नेपोलियन का मकबरा। यह पेरिस के लेस इनवैलिड्स में स्थित है। नौ एक विशाल पोर्फिरी सर्कोफेगस जो एक सुनहरे गुंबद के नीचे बना है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन क्या अंदर मौजूद शरीर वास्तव में नेपोलियन का है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने 1840 में शव को फ्रांस वापस भेजने से पहले उसे एक नौकर के शव से बदल दिया था। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि फ्रांसीसी सरकार ने राजनीतिक कारणों से स्वयं यह अदला बदली की थी। इसका पता लगाने का एक तरीका है। नेपोलियन की मृत्यु के बाद संरक्षित एक पदक मौजूद है जिसमें उनकी त्वचा का एक टुकड़ा है। त्वचा से DNA निकालें। इसकी तुलना मकबरे में रखे शरीर से करें। यदि मिलान हो जाता है तो मामला सुलझ जाएगा, लेकिन फ्रांस ने इनकार कर दिया। सरकार ने ताबूत को खोलने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि यह अपमानजनक होगा, राष्ट्रीय धरोहर का उल्लंघन होगा। इसलिए सम्राट का अंतिम रहस्य अनसुलझा ही रह गया है। नेपोलियन बोनापार्ट। जन्म इतालवी, परवरिश कोर्सिका में हुई, शासन फ्रांसीसी तरीके से किया, आनुवंशिक रूप से मध्य पूर्वी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका DNA 3000 वर्षों और 3000 मील की दूरी तय करके यूरोप के भाग्य को आकार देने में सहायक रहा। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर हम लेस इनवैलिड्स में शव का परीक्षण करें तो क्या वह मेल खाएगा भी? इसका जवाब एक ऐसे मकबरे में बंद है जिसे फ्रांस कभी नहीं खोलेगा, और शायद नेपोलियन भी यही चाहता होगा।